हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन से। और आज इस सामाजिक विज्ञान के ऐसे टॉप क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं जिसका संबंध आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट होगा। अर्थात इसको देख के जाइए, आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर एकदम पूरी गारंटी के साथ आएंगे, ये आज वादा है। तो आइए बिना विलंब किए जानते हैं कि आज का जो मेरा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है वो कैसा है। ये रहा इस प्रकार। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब देंगे। बताना है आपको कि जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन 4 मिलेंगे, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 या फिर बिस्मार्क। जर्मन राई राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो जर्मन राई राज्य का निर्माण करने का श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। मतलब मेरे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको पता था? अगर पता था तो चलिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और बताइए कि इस दूसरे का आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है कुछ इस प्रकार। इसमें बताना आपको क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली काफी प्रचलित क्वेश्चन और काफी ज्यादा फेमस। इसको अगर आप जानते होंगे तो इसका मतलब आप इतिहास की थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर लिए हैं। ऑप्शन देखिए, गैरीबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर काउर ने। यंग इटली की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो यंग इटली और यंग यूरोप ये 1834-1831 में दो संस्थाएं की गई थी और ये किया गया था मुख्य रूप से मेजनी के द्वारा। अर्थात इसका राइट भी आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका भी जवाब पता था तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको जवाब इसका देना है। प्रश्न इस बार है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसने कहा था या यह कथन किसका है। दुनिया के सभी मजदूरों एक हो कहने का श्रेय किसे जाता है? 4 ऑप्शन फिर से आपको यहां मिलेंगे और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब आप दे देते हैं तो मानेंगे कि आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करके आएंगे अपने एग्जामिनेशन में। चलिए, अगर आपको पता है बहुत खुशी की बात है, नहीं पता है हम आपको बताते हैं। यह कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, दुनिया के मजदूरों एक हो। यह कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था या कहा गया था। अगला प्रश्न चौथे नंबर में स्क्रीन पर है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में जो हिंद चीन के राष्ट्रवाद के तहत ये पढ़ते होंगे, हिंद चीन में 3 देशों के नाम आते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो इन तीनों में वियतनाम जो देश था उसमें टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न में आपको यह बता देना है किसकी स्थापना कब की गई थी, 1907 में, 1908 में या 10 में या फिर 1911 ईस्वी में। चलिए, अगर आपको पता है काफी खुशी की बात है, नहीं पता है इसका आंसर जानते हैं। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको OMR का डर लगता है, OMR रंगने में डर लगता है, तो आप ऊपर वाले आई बटन को दबा के आप आसानी से उस वीडियो को देख लीजिए। आपको पूरी तरीके से बताया गया है कि OMR से कैसे निपटारा पाए ताकि किसी प्रकार की स्कैनिंग में आपको समस्या ना हो पाए। 5वां प्रश्न, हनोई समझौता कब हुआ था, यह बताना इस पर। ऑप्शन है 7 मार्च 1946, 6 मार्च 1947, 6 मार्च 1946 या फिर 8 मार्च 1948। हनोई समझौता यह बताना है। तो ये देखिए 1946 अगर दिया है 2 ऑप्शन तो होने की संभावना 1946 ही होगा। अब अगर डिसाइड कर लेते हैं कि 7 या 6, तो 7 या 6 में अगर हम कंफर्म बताएं तो आपका होगा 7 मार्च 1946 हनोई समझौता का निर्णय किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आ गए हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी।
भारतीय संविधान और भारत से संबंधित जो भी जानकारी है उसका स्पष्टीकरण आप अच्छे से कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आपका यह क्रिया भी आसानी से पूरा हो जाएगा। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था और इसे करने का श्रेय जाता है लाला हरदयाल को। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो है 7वें नंबर में। इसका एक बार जवाब जानेंगे और इसे देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी? तो जानकारी दे दें कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है सन 1827 ईस्वी में और 1827 ईस्वी में यह शुरुआत हुआ है इंग्लैंड से। मतलब मेरे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। चलिए 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है, 8वें का जवाब देंगे और सारे कैंडिडेट जितने भी अभी तक हमसे जुड़े हैं वे अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे देख सकें और एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ आप पूरी तरीके से काउंट करते रहेंगे, आपको पूरे सेक्शन में पूरे वीडियो में कितने प्रश्नों का सही और सटीक आंसर पता था यह अनुमान लगाने की। 8वां देखिए, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? इस प्रश्न में यह बताना है। ऑप्शन है पटना, अमृतसर, लाहौर या फिर इलाहाबाद। तो आप जानते होंगे कि सिख शब्द जो आता है या गुरु गोविंद सिंह का नाम जो आता है वो मुख्य रूप से पंजाब से जुड़ा हुआ है और पंजाब से जुड़ा हुआ है तो इनका जन्म कहां माना जाएगा? अमृतसर। लेकिन आप ये बिल्कुल गलत जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ है। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। अमृतसर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं इस प्रश्न में, लेकिन आज इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं करना है। इसका राइट आंसर होगा पटना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो है 9वें नंबर में। इसको एक बार समझेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। द कॉमन ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमन ऑफ नेशन ऑप्शन 4 मिलेंगे, एडम स्मिथ, कार्डलिफ, किन्स या हैरोल्ड लास्की। तो अब आपको अगर इसका आंसर पता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। आंसर नहीं पता है घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बताते हैं द कॉमन ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखककार हैं जिसका नाम है कार्डलिफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो है 10 नंबर में। इसको समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में पहला छापाखाना कहां लगाया गया था? छापाखाना बोला जा सकता है प्रेस को। प्रेस आप जानते हैं तो प्रेस को ही बोला जाता है छापाखाना, जहां पर छपाई की जाती है, पेपर का छपाई की जाती है। तो भारत में कहां किया गया था? ऐसे प्रेस की शुरुआत की गई है चीन से, कागज की शुरुआत की गई चीन से, लेकिन अपने देश में किस राज्य में या किस महानगर में इसकी स्थापना की गई थी? पहले लगाया गया था। ऑप्शन 4 मिलेंगे, मद्रास, कलकत्ता, गोवा और बंबई। तो 10वां का राइट आंसर जाने तो 10वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। छापाखाना का प्रारंभ किया गया था अपने देश में गोवा से। 11 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। इसका तो जवाब हमें पता है। इस प्रश्न में सभी लोग आग लगा देंगे, एकदम सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, पक्का उम्मीद है आपसे। हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मतलब महिलाओं के लिए एक दिन पूरे विश्व में उसके सम्मान की दृष्टिकोण से रखा जाता है और उस दिन को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 22 मार्च जो होता है, इस 22 मार्च के दिन जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न में यह बताना है कि महिला दिवस का शुभारंभ कब किया गया है। तो 11 में जाने कि यह किया गया सन 1975 ईस्वी में। सन 1975 ईस्वी में ही कुछ और घटना घटी थी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सन 1975 में ही अपने देश से सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था, कृत्रिम उपग्रह जिसको कहते हैं, और उसका नाम दिया गया था आर्यभट्ट। उसे उपग्रह का जो नाम था वो था हमारा आर्यभट्ट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था
75 में ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब देंगे, इसको ध्यान से समझ के। निम्नांकित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। यह वास्तव में ऐसे पुराना प्रश्न है, लेकिन अब जो है यह विशेष राज्य का दर्जा जो उसे छीन लिया गया है। ऐसे इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, जिसमें एक विशेष प्रावधान था 370 के तहत। आप पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे कि कानून के संशोधन अर्थात कानून के संशोधन के तहत 370 जो है उस कानून व्यवस्था को हटा दिया गया है और कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे विशेष राज्य के दर्जा से नीचे कर दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न में अगर हमें जवाब देना होगा तो हम जवाब देंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा अभी केवल जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। 13 देख लेते हैं, 13 को समझेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन, ऑप्शन मिलेंगे मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी है महेंद्र सिंह टिकैत या फिर डी आपके सामने है चौधरी चरण सिंह। तो इसमें किसे किसान यूनियन का नेता बोला गया है यह आपको बताना है। तो किसान यूनियन का जो नेता है वो महेंद्र सिंह टिकैत अभी वर्तमान समय में भी है, आप इसको पढ़े होंगे। वर्तमान समय में जिसके तहत किसान आंदोलन पूरे देश में चलाई गई थी, जबकि बाद में किसान को बिल वापस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे वापस ले लिया गया था। तो उसके जो नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 को देख लेते हैं, 14 को समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता? चलिए इसको तो हम कर चुके, इसमें भी वही आंसर होगा। भारतीय किसान यूनियन 14 जो होगा उसका भी राइट आंसर वही होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। एक ही क्वेश्चन को 2 बार प्रिंटेड किया जा चुका है, 2 बार लिख दिया गया है। तो चलिए इसमें भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर और 15 को समझते हैं जल्दी से। आप मिलाते रहेंगे, आपके कितने प्रश्नों का सही उत्तर हमसे पहले दे पाए थे ये भी आप काउंट करते रहेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताएंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? हमारा जो लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जहां पर मतदाताओं की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, उसमें सबसे सहायता क्या करता है उसकी उपलब्धियों को? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देखिए, पहला अशिक्षा, अशिक्षा तो कभी होगा नहीं। उपलब्धि मतलब उसकी अच्छी बात, तो अशिक्षा तो होगा नहीं। निर्धनता ये भी नहीं माना जा सकता है। विकास ये हम मान सकते हैं। मतलब 15 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि लोकतंत्र की उपलब्धियों का सबसे अधिक सहायक कौन सा है? तो हमारे देश का विकास होता है। 16 देखते हैं, 16 आपके स्क्रीन पर है। 16 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है डायरेक्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट से आप समझ सकते हैं जहां पर डायरेक्ट निरपक्ष तरीके से चुनाव होता है। लोकतंत्र सीधा हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि वहां के जो प्रजा है वो सीधा हिस्सा लेती है और प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का चुनाव करती है और अपना राष्ट्रपति चुनती है। वहां प्रधानमंत्री सामान्यतः नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? ऑप्शन है ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो 16 का अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। निरपक्ष लोकतंत्र आपके भारत में है, ब्रिटेन में भी है, अंग्रेजों के यहां भी है और फ्रांसीसी भी इस नियम का पालन करते हैं। 17 को देख लेते हैं। 17 प्रश्न में क्या है? भारत में कौन सी एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय मतलब केवल एक दल ही शासन व्यवस्था कर सकता है, ऐसी व्यवस्था कौन सी है? कौन सी दलीय व्यवस्था, माफ कीजिएगा, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में दलीय व्यवस्था कर कहें तो बहुत सारे यहां पर पार्टियां हैं। मुख्य रूप से अभी केंद्र में 2 पार्टियां कार्यगर हैं, एक आपका भाजपा और एक कांग्रेस। साथ ही साथ कुछ धीरे धीरे पनप रहा है हमारा आप। तो कहने का मतलब कि कई सारी पार्टियां हैं, इसको कहेंगे बहुदलीय। मतलब ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो है आपके सामने 18 नंबर में।
पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव। ऑप्शन देखिए, पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी। तो अगर आप इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पंचायत सचिव ये हमारे गांव के जो पंचायत होते हैं, अलग अलग जो पंचायत होते हैं जिसमें मुखिया को चुना जाता है, पंचायत समिति को चुना जाता है, तो उसी में पंचायत सचिव होता है। तो किस संस्था का सचिव होगा? तो ग्राम पंचायत का होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। अगला प्रश्न 19 नंबर में है, इसका जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जैसे भारत के उद्योग धंधे जो हैं, अर्थात जो कार्यत क्रिया है, औद्योगिक क्रिया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। आप याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि के रूप में जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम लोग उद्योग के रूप में जानते हैं, और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो सेवा के रूप में आता है। तो तीसरा वाला जो सेवा होता है, आपको ये बताना है कि सेवा को कितने भागों में बांटा गया है। ये इस 19 नंबर में प्रश्न है। तो सेवा जो है ये 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 को देख लेते हैं, 20 स्क्रीन पर है, इसका जवाब जानेंगे। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पहले तो प्रति व्यक्ति आय आप समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्यों में से एक आप केवल कमाते हैं, मतलब आपका ही केवल इनकम है, बाकी आप पर परिवार निर्भर है। तो आपका इनकम जितना है उसको अगर 10 हिस्सों में बांट दिया गया तो जितना आपका मान आएगा वही कहलाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय अपने देश में किस राज्य में सबसे कम है? तो ये ज्यादा दूर मत जाइए, अपने बिहार में ही रहिए। मतलब बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए हमारा बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यहां गरीबी है या कह सकते हैं कि भूखमरी और बेरोजगारी भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 को देख लेते हैं, 21 स्क्रीन पर है, इसका जवाब जानेंगे। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। मतलब हृदय, अगर मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन नहीं है, तो रक्त प्रवाह अवश्य है। जैसे रक्त हमारे शरीर में बहता है, खून जैसे बहता है, वो जरूर काम करता है मुद्रा। ये कथन किसका है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। चलिए इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं। काफी अच्छा कथन कह के गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्कॉट। टेस्कॉट जो है, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था। काफी सुंदर कथन। अब आते हैं इसी के साथ 22वें नंबर में, 22वें का जवाब जानेंगे। स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह जो आपके गांव में महिलाओं के द्वारा या फिर कुछ पुरुषों के द्वारा यह चलाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, विकासशील बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह में अलग अलग प्रकार के सदस्य मिनिमम राशि, जितने उनकी कैपेसिटी है उनमें से मिनिमम राशि को वो आपस में जमा करके और एक सहायता प्रदान कर सकते हैं अपने लोगों के बीच, अपने ग्रुपों के बीच। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं आपको इस प्रश्न में ये बताना है। इसमें बता दें कि स्वयं सहायता समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 23 देख लेते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी जिसको हम लोग प्राइवेट कह सकते हैं, इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है। तो वित्त सेवा, सैन्य सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो देखिए रेल सेवा तो सरकारी है, सैन्य शक्ति, सेना की जो सेवा है वो भी सरकारी है, और वित्त मंत्रालय जो होता है ये भी तो सरकारी ही होता है। तो यहां पर मॉल जो सेवा है, जो मॉल आप अपने आसपास देखे होंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के कपड़े वगैरह बेचे जाते हैं, वो गैर सरकारी है, वो प्राइवेट होता है। मतलब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए स्क्रीन पर है 24 नंबर में, 24 को जवाब देने का प्रयास करेंगे।
इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, काफी अच्छा क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहने का मतलब वो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग देशों में अपना व्यापार फैला के रखी है, कई सारे देशों में अपना व्यापार करती है, और वो अपने भारत का है ये भी बताना है, उसी को कहेंगे भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो देखिए, इसमें अगर सही जवाब जानेंगे तो इसमें जो डाबर है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है लेकिन भारतीय है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा नहीं कि नोकिया बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, लेकिन नोकिया भारत का नहीं है, नोकिया दूसरे देश का है बहुराष्ट्रीय कंपनी। सेम इसी तरीके से सैमसंग भी हमारा इंडियन कंपनी नहीं है। इसमें राइट आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 को देख लेते हैं। 25 आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता का शिकायत करेगा। देखिए, अगर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से आपका जो पैसा है या कह सकते हैं कि वस्तु है, और 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ का कीमत जो है उससे उसका वैल्यूएशन जो है वो कम है, तो उस वस्तु का उपभोक्ता जो होगा उसका शिकायत कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगा, राष्ट्रीय आयोग करेगा? ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो 25 में बता दें कि अगर 1 करोड़ तक की बात आती है तो 1 करोड़ तक का देखता है आपका राज्य आयोग, अर्थात राज्य सरकार जो है उसके अधीन आती है, और 1 करोड़ से लेकर उसके मैक्सिमम लगभग 10 करोड़ तक इसकी वस्तु का नियम बनाया गया है, उतने वस्तु तक देखता है राष्ट्रीय आयोग। लेकिन मेरे पास इस प्रश्न 1 करोड़ से कम का है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 को देख लेते हैं। 26 अच्छा प्रश्न है, आप इसे आसानी से कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और काउंट जरूर करते रहेंगे आप अभी तक कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय उपभोक्ता जिसकी शिकायत अगर करनी है तो आप फ्री टॉल मतलब कह सकते हैं फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो नंबर कौन सरकार फ्री दे रखी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, ये तो आपके सामने 100 जो है ये आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन का नंबर होता है जिस पर आप कॉल करके अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आपसे यहां 26 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए 1800114000। तो ये ए नंबर में जो है ये हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प नंबर है जिस पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं अपने उपभोक्ता के तहत। अगला क्वेश्चन आपके 27 नंबर में आ गया है, इसका जवाब समझने का प्रयास करेंगे। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो जिसका सीमित होता है, जिसका भंडार जो है वो सीमित है, उसे हम अनवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जानते हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत सोच लीजिए, समुद्री ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा एकदम नहीं, सौर ऊर्जा ये भी नहीं, तो यहां पर मेरा राइट आंसर हो गया कोयला, क्योंकि कोयला करोड़ों वर्ष में बनते हैं, तो इसका जो भंडार है वो निश्चित है। और कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन अपने राज्य में अपने देश में झारखंड में होता है। झारखंड के आप धनबाद को जानते होंगे, धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोयला होगा। चलिए 28 को देख लेते हैं। 28 समझते हैं कैसा क्वेश्चन है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? मतलब कितने भाग में जल है आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो इतना तो सब लोग जानते हैं कि 1/3 जो भाग है वो जल की मात्रा है, तो इसमें 1/3 की मात्रा कौन सा दिख रहा है? लगभग 71%। तो हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी के साथ 71% हमारे इस पृथ्वी पर जल की मात्रा है, और 29% जो बच गया 29% में शेष पृथ्वी है अर्थात भूमि है। चलिए 29 स्क्रीन पर यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हम इसे बोर्ड मॉडल कहेंगे। आप जानते होंगे लेकिन आसानी से इसे बोर्ड मॉडल कह सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ को बोला गया है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगर आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है, तो जलेबी है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आपसे कि बिहार का राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो ये आपका होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो आप जानते होंगे कि गंगा नदी में पाई जाती है, यह बिहार का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है, डॉल्फिन जिसका नाम है। चलिए इस प्रश्न को हम जान गए, इसका राइट आंसर हो गया सी। 30 देखते हैं, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो अगर क्रम से जाने तो कोयला का सबसे खराब जो कोयला है या सबसे निम्न किस्म का जो कोयला है वो पीट कहलाता है, और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है उसका नाम है एंथ्रासाइट। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इस एंथ्रासाइट में लगभग कार्बन की जो मात्रा होती है वो लगभग 80 से 90% तक लगभग होती है, और पीट जो होता है इसमें 40% से कम मात्रा कार्बन की मौजूद होती है। 31 को देखते हैं, 31 स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, इसका जवाब जानेंगे। निम्नलिखित में भारत की कौन सी पेय फसल है। इसमें पेय फसल बताना है। पेय फसल मतलब उस फसल को जो हम पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से चाय और कॉफी, जिसको हम लोग हिंदी में कहवा कहते हैं, कॉफी को याद रखेंगे, कभी कभी नाम चेंज करके दे देता है कहवा, तो कहवा पीते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहली चीज है कि चाय तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, चाय आपके सामने है ही नहीं। और चाय और कॉफी दोनों अगर देता तो हम चाय को सही करते, लेकिन नहीं होने के कारण यहां पर मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफी या कहवा। चलिए 32 को देख लेते हैं, 32 स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इसका जवाब जानेंगे। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। सिलिकॉन नगर, सिलिकॉन नगर बोलते हैं जहां पर ठंडा ज्यादा पड़ता है, मतलब शीत का प्रभाव जो होता है वो ज्यादा है, वो कौन सा है। ऑप्शन है पटना, मदुरै, भागलपुर या फिर बेंगलुरु। अब देखिए 32 देखते हैं, तो 32 में अगर आप जानेंगे तो सिलिकॉन नगर के रूप में जाना जाता बेंगलुरु, ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए 2 क्वेश्चन एक साथ आ गया है आपके लिए स्पेशल 33 नंबर। 33 का जवाब जानेंगे, काउंट जरूर करते रहेंगे आप अभी तक कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज लेने वाली सड़कें हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज लेने वाली सड़कों की संख्या बतानी है, 4, 6, 8 या फिर 12। स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है जिससे सड़कों का देखरेख केंद्र सरकार करती है अपने फंड से, उसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज के सड़कें के रूप में जानते हैं। तो 33 में हम आपको बता दें कि 33 का राइट आंसर होगा, इसकी संख्या टोटल है 6, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 34 देख लेते हैं इसी के साथ। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है या अधात्विक है। परमाणु और ईंधन तो ये होगा नहीं, क्योंकि पाइराइट जो है एक प्रकार का, अगर इसके बारे में जाने तो धात्विक खनिज है। पाइराइट से मुख्य रूप से तांबा निकाला जाता है, तो मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, एक प्रकार का यह धात्विक खनिज है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो है आपके पास 35 नंबर में, इसको समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है। यह काफी अच्छा क्वेश्चन। कांवर कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, कभी कभी आपको चंद्र रूप पे इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा। तो कांवर जो है वो बिहार के किस जिला में है। ऑप्शन है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या फिर भागलपुर। तो ये मुख्य रूप से पाया गया है, या ये मुख्य रूप से बेगूसराय में ही कांवर झील स्थित है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके पास 36 नंबर, इसको समझेंगे। अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। जो नीला रंग है उस नीला रंग से किसे प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र बनाते समय। मानचित्र क्या अध्ययन किए होंगे आप अपने स्कूल में। इस बार तो स्कूल कुछ कोरोना की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, फिर भी अगर जो भी क्लास गए होंगे तो उनको पता होगा कि नीला रंग किसके लिए दर्शाया जाता है। अगर नहीं पता है तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। नीला जो रंग है वो डी ऑप्शन जल के लिए प्रदर्शित किया जाता है, और इसी जल की उपस्थिति के कारण
पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। 37 को देखते हैं, 37 समझते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, बिहार का शोक, जिस पर पवन सिंह का एक गाना भी गाया जा चुका है। तो बिहार का शोक बोला जाता है किसको? कोसी नदी को, जिसमें बाढ़ आने पर बहुत ज्यादा वहां के उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में, उत्तरी बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचता है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 देख रहे हैं। 38 से बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से हानि तो सब लोग को होती है, हमें, आपको, फसलों को, सारी चीजों को होती है। तो दिमाग मत लगाइए, फसलों को भी होती है, पशुओं को भी और भवनों को भी होती है। तो इसमें डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी। चले 39 देख लेते हैं। 39 स्क्रीन पर है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि का सुखाड़ किसे कहते हैं? जल के अभाव में माना जा सकता है। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि आपको दिमाग में बना लेना है, सबसे सटीक जो होगा वही कंफर्म आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में। मिट्टी के नमी के अभाव में, चलिए यही राइट आंसर हो गया। मिट्टी में जब नमी की कमी हो गया उसी को कृषि सुखाड़ कहेंगे। सुखाड़ जल के अभाव को बोल सकते हैं, जल का कमी को सुखाड़ बोल सकते हैं, लेकिन यहां पूछा गया कि कृषि सुखाड़, तो जब मिट्टी में नमी की मात्रा होगा कम तो उसी को कहेंगे कृषि सुखाड़। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीन पर है आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से वैसा केंद्र जहां से भूकंप निकलती है और भूकंप निकल के इस पूरे भाग को हिला देती है, तो इस वाला भाग को, ये जो केंद्र होता है, इसको बोलते हैं अधिक केंद्र। इसका नाम है अधिक केंद्र। मतलब देख सकते हैं अधिक केंद्र किस ऑप्शन में है, तो ये मिला ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।